हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में हम बिहार एपीओ परीक्षा 2021 विधि लॉ टेस्ट पेपर 8 को देखेंगे, जो कि बिहार एपीओ एग्ज़ाम के साथ साथ सिविल जज एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लोक शांति को भंग करने से, प्रकोपित करने के आशय से अपमान दंडनीय है। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अंतर्गत दंडनीय है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, ए ने लगभग 2 वर्ष की एक बालिका जो कि सो रही थी के कमरे में घुसकर उसके गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस मामले में ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन अपराध कारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए कपटपूर्वक अपने को भी बताता है जो कि मर चुका है। ये किस धारा के अंतर्गत दोषी है? तो ये धारा 419 के अंतर्गत दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, किसी अन्य व्यक्ति का छद्म प्रत्युत्पन्न करके स्वयं परीक्षा में बैठना तथा उस अन्य के नाम से दस्तावेज हस्ताक्षरित करना अपराध। आंसर डी है। प्रत्युत्पन्न द्वारा तथा छल तथा कूटरचना दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, ये एक भारतीय नागरिक है, इंग्लैंड में कार्यक्रम करता है जो उस देश में अपराध नहीं है। कथित अपराध का विचारण किया जा सकता है भारत में प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा जो वहाँ स्थित है जहाँ की ये पाया जाता है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, ए को या के घर की चाबी मिल जाती है जो कि आ से खो गई थी और उस चाबी से द्वार खोलकर या के घर में प्रवेश कर गृह अत्याचार करता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने गृह भेदन का अपराध किया है भारतीय दंड संहिता की धारा 445 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, एक पुलिस अधिकारी न्यायालय से जमानत के आदेश प्रस्तुत करने के बावजूद भी एक व्यक्ति को हवालात में बंद कर देता है। पुलिस अधिकारी दोषी है। पुलिस अधिकारी सदोष परिरोध का दोषी है की धारा 440 के अंतर्गत सदोष परिरोध का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से किस अपराध के आशय से सदोष मस्तिष्क मेंसरिया आवश्यक नहीं है? तो दुविवाह दुपत्नीकरण के अंतर्गत दोषी नहीं है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, अपराध के आवश्यक तत्व हैं। आंसर डी है, आशय, ज्ञान तथा कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, निम्नलिखित में से कौन सा आपराधिक प्रयत्न नहीं है? तो एक खोटे सिक्के बनाने के आशय से डाई या उपकरण प्राप्त करता है, ये आपराधिक प्रयत्न नहीं है। बाकी बी सी डी ये तीनों आपराधिक प्रयत्न की कोटि में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है केवल वयस्कों के लिए, केवल उनको जो विधिपूर्ण अपराध कारित करने के लिए सक्षम है, केवल लोक सेवकों को, बिना आयु अथवा सक्षमता के अपेक्षा के सभी को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध है, जो कि भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से 106 तक में परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, ये सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, कुल्हाड़ी का फल उसमें से निकलकर उछल जाता है और निकट खड़ा हुआ भी उससे मारा जाता है। ए ने कारित किया है। तो ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया है, क्योंकि ये जो है सावधानी पूर्वक कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, तो ऐसे में ए का कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, ये एक न्यायालय का ऑफिसर एम को गिरफ्तार करने के लिए उस न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने पर और सम्यक जांच के पश्चात ये विश्वास करके कि या ही माँ है या को गिरफ्तार कर लेता है, तो ए ने कौन सा अपराध किया है? तो यहाँ पर ए ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, भारतीय दंड संहिता की धारा 299 तथा 300 के बीच अंतर का पहली बार निम्नलिखित किस केस में विस्तार पूर्वक परीक्षण किया गया था? तो आर बनाम गोविंदा के मामले में जस्टिस मेलविल ने हत्या तथा आपराधिक मानव वध के बीच में पहली बार अंतर को विस्तार पूर्वक परीक्षण किया है। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जहर द्वारा बी की हत्या के आशय से ये जहर खरीदता है और उसे पानी के गिलास में मिला देता है। उस गिलास को वह बी को देने के लिए नौकर को सौंपता है। नौकर जब बी की ओर जा रहा था नियंत्रण खो देता है और गिलास उसकी प्लेट से गिर जाता है। ए ने क्या अपराध कारित किया है? तो ए ने हत्या का प्रयत्न किया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, या जो कि एक मजिस्ट्रेट है के समक्ष साक्षी के रूप में ए का उपसंजात होता है या कहता है कि वह का के इस अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता है, और यह कि का ने शपथ भंग किया है, का को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह या का वध कर देता है। यहाँ पर गंभीर और अचानक प्रकोपन का दोषी है, हत्या का दोषी, हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध का दोषी है। तो आंसर बी है, हत्या का दोषी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार दोषकर्ता की मृत्यु या अन्य अपहानि स्वेच्छा कारित करने तक का है, ये उपबंधित किया गया है। ये धारा 103 में उपबंधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, ए अपने नौकर से बी की पिटाई करने को कहता है, नौकर ने पिटाई कर दी है, ये दोषी है। ये उकसाकर दुष्प्रेरण का दोषी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, निम्नलिखित में से कौन सा राजद्रोह के लिए आवश्यक तत्व नहीं है?
तो आंसर डी है, बोले गए शब्द सरकार के प्रति अप्रीति प्रदीप्त करने के लिए आवश्यक पर्याप्त हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत किसी अपराध के लिए प्रदान की गई कारावास की न्यूनतम अवधि क्या है? तो न्यूनतम अवधि धारा 510 के अंतर्गत 24 घंटे की है। सबसे कम अवधि दी गई है धारा 500 में। भारतीय दंड संहिता की सबसे प्रमुख धारा 510 है, जिसमें अभी भी सबसे कम अवधि का कारावास दिया जाता है, जो कि धारा 510 के अंतर्गत सिर्फ 24 घंटे का कारावास दिया जाता है और 10 रुपये का जुर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 97 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उन निबंधनों के अध्याधीन है जो निहित हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 99 के अंतर्गत। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, माँ के गर्भ में बच्चे की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है। तो धारा 299 के स्पष्टीकरण 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, लोक सेवक का प्रतिरूपण एक अपराध है। आंसर सी सही है, भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा बेईमानी से एवं कपटपूर्ण के बीच एक स्पष्ट अंतर का संप्रेक्षण किया गया है विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन के मामले में। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ए एक कपड़े की दुकान में लूट करता है और उसी रात को इसका पश्चाताप होता है और लूट की रकम दुकान के मालिक को लौटा देता है। ए ने अपराध किया है, तो ए ने लूट का अपराध किया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में परिभाषित मानहानि के अपराध के कुल कितने अपवाद हैं? तो 10 अपवाद हैं। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या कारित करता है तब बाद में मुंबई में पाया जाता है, उसके ऊपर धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्नलिखित स्थान पर दंडित किया जा सकता है। आंसर सी सही है, मुंबई में जहाँ पे वह पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से अपराध के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो अपराध के लिए कार्य के लिए दंड आवश्यक नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से किसमें दुराश्रय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है? निवास मल बरौलिया बनाम एम्परर के मामले में, आर बनाम डालसन में, नाथूलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य में। उपयुक्त सभी मामले में दुराश्रय को अपराध का एक आवश्यक अंग माना गया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, आर बनाम प्रिंस के प्रकरण में प्रिंस को दंडित करने का आधार था प्रिंस का कार्य अवैध और निषिद्ध होना। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, अपहरण के अपराध के लिए अपहृत व्यक्ति। आंसर डी किसी भी उम्र का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, निम्नलिखित में से किसने अवधारित किया है कि भारतीय दंड संहिता में एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेन सिटरिया ऐसी उक्ति पूर्णतः अप्रासंगिक है। जेडी मैंने क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया के, एच.एस. गौर पिनल ऑफ इंडिया, रतनलाल धीरजलाल लॉ ऑफ क्राइम्स में, उपयुक्त सभी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, निम्नलिखित में से कौन सी तैयारी अपराध नहीं है? तो बैंक लूटने की तैयारी अपराध नहीं है। बाकी बैंक में डकैती डालने की तैयारी अपराध है। सिक्कों के कूटकड़ के लिए डाय बनाना ये भी अपराध है। भारतीय सिक्कों के कूटकड़ के लिए डाय बनाना ये भी तैयारी के अंतर्गत अपराध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, निम्नलिखित में से कौन सा विवाद नशे से संबंधित नहीं है? तो आर बनाम मैकटन का वाद नशे से संबंधित नहीं है। बाकी डीपीपी बनाम बियर्ड और वासुदेव बनाम पेप्सू राज्य और आर बनाम टेंडी का मामला नशे से संबंधित वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, सही उत्तर देना है। हत्या के मामले में मृत्यु कारित करने का आशय होना सदैव आवश्यक नहीं है। ये ज्ञान की कार्य का प्राकृतिक और अविधि संभाव्य परिणाम मृत्यु होगा हत्या के मामले को बनाता है। तो आंसर ए तथा बी दोनों सही हैं, तो आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अविभाग से सौदा प्ली बार्गेनिंग जो कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 21A में परिभाषित किया गया है का प्रावधान लागू होता है। धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी होने के उपरांत। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एक मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में अंतर्विष्ट होना चाहिए। मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण होना चाहिए। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत दंडनीय अपराध जमानतीय हैं? तो धारा 323 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध जमानतीय प्रकृति का है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, जब पुलिस द्वारा दंड संहिता की धारा 173 सब क्लास 2I के अंतर्गत इस निष्कर्ष के साथ रिपोर्ट अग्रसित की जाती है कि किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा अपराध किया जाना प्रतीत होता है, तब दंडाधिकारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग खुला नहीं होगा? आंसर डी है, पुलिस को संशोधित आरोप पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक संयुक्त विचारणा को विभाजित किया जा सकता है? आंसर ए 223 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, ए ऐसे कार्य का अभियुक्त है जो चोरी का या चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने का या आपराधिक न्यायभंग की छल की कोटि में आ सकता है। उस पर केवल चोरी का आरोप है, किंतु ये प्रतीत होता है कि उसने आपराधिक न्यायभंग का अपराध किया है, वह आपराधिक न्यायभंग के लिए दोष सिद्ध किया जा सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 है,
संहिता की धारा 167 सब क्लास 2 के परंतु के अंतर्गत प्रतिभूति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर बी सही है। अधिकार तभी निर्वापित होता है जबकि आरोप पत्र की प्रस्तुति के पूर्व अभियुक्त मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित प्रतिभूति बंद पत्र देने में असफल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि वे अपराध जिसका परिवाद किया गया है अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो ये संहिता की धारा 202 के अंतर्गत अभियुक्त के विरुद्ध आदेश के जारी किए जाने को मुलतवी कर सकता है। आंसर सी सही है। परिवादी से अपने सभी साक्ष्यों को पेश करने की अपेक्षा करेगा और उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत एक जिला मजिस्ट्रेट अथवा एक उपखंड मजिस्ट्रेट पर्यावरण के प्रदूषण को रोक सकता है? धारा 133 के अंतर्गत। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। निम्नलिखित में से किस मामले में यह प्रतिपादित किया गया है कि यौन जनित हिंसा की शिकार महिला का नाम निर्णय में इंगित नहीं किया जाना चाहिए? तो भूपिंदर शर्मा बनाम HP राज्य के मामले में। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) तथा धारा 202 के अधीन पुलिस अन्वेषण के लिए दिए गए आदेश के बीच विभेद को उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में स्पष्ट किया है? आंसर बी श्रीमती नागव्या बनाम पीरम्मा सिलिंगप्पा कोलजप्पी के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। ये सिद्धांत की अभियुक्त आरोप की विरचना के प्रक्रम पर धारा 91 का अवलंब नहीं ले सकता है प्रतिपादित किया गया है उड़ीसा राज्य विरुद्ध बनाम देवनाथ पाढ़ी के मामले में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। उन्हीं तथ्यों पर आधारित द्वितीय परिवाद ग्रहण किया जा सकता है जबकि पूर्व आदेश पारित हुआ हो? धारा 202 के अंतर्गत की गई जांच के आधार पर। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। क्या विधि के अंतर्गत एक ही घटना से संबंधित दो प्रथम सूचना प्रतिवेदनों पर आधारित अनुसंधान अनियोज्य है? हाँ, उसी अनुसंधान एजेंसी के द्वारा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50। केवल तलाक का विवाह एक मुस्लिम पत्नी को धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण का दावा करने के हक से वंचित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, यह निर्धारित किया गया था शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। ये कहना कि धारा 162 फोटो पहचान से टकराती है गलत होगा। इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित प्रकरण में निर्धारित किया था? आंसर सी मुसीर खान बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। निम्नलिखित में से कौन सी प्रभाव्य शर्त गिरफ्तारी पूर्व जमानत के आवेदन के पोषणीय होने के लिए आवश्यक है? तो आंसर ये है अजमानती अपराध में गिरफ्तार होने की युक्तिक आशंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53। संबंध मामले में जहां न्यायालय ने अभियुक्त को व्यक्तिगत उपस्थिति में अभिमुक्ति दी है, अभियुक्त के परीक्षण के समय न्यायालय आंसर डी परीक्षण से अभिमुक्ति प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। एक दंडाधिकारी धारा 159 के अंतर्गत पुलिस को निर्देशित कर सकता है अन्वेषण के लिए कार्रवाई को लुप्त करने के लिए, अन्वेषण रोकने के लिए, आरोप पत्र दाखिल करने के लिए। तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। धारा 302 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत एक आरोप पत्र अभियुक्त गण P, Q, R, S और T के विरुद्ध दाखिल किया गया है। P और Q फरार हैं। न्यायालय के आदेश द्वारा R को व्यक्तिगत हाजिरी से छूट प्रदान की गई है और T न्यायालय में उपस्थित है। मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द किया जा सकता है। आंसर सी R, S और T का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56। अभ्यासित अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा ली जा सकती है? तो आंसर ये सही है, धारा 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। गलत कथन को तलाशना है। किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए परिसीमा काल होगा? तो 6 माह यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है, सही है। 1 वर्ष यदि अपराध 1 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिए दंडनीय है, ये भी सही है। 3 वर्ष यदि अपराध केवल 1 वर्ष से अनाधिक परंतु 3 वर्ष से अनाधिक की अवधि की कारावास से दंडनीय है। 5 वर्ष यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय है। तो आंसर डी गलत है। तो प्रश्न के अनुसार आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। अभियोजक और अभियुक्त का कब साक्षियों को पुनः बुलाने की स्वीकृति दी जाएगी? आंसर सी जब न्यायालय द्वारा आरोप परिवर्तित या परिवर्तित किया जाना हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। मृत्यु दंडादेशों की दशा में निलंबन, परिहार या लघुकरण की सख्ती निहित है। तो आंसर सी सही है। केंद्र तथा राज्य सरकार में इसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय आजीवन कारावास के लिए दंडनीय मामलों का विचारण कर सकता है? तो सशस्त्र न्यायाधीश आजीवन मामले में दंडादेश दे सकते हैं। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। एक साक्षी से पूछा जाता है कि क्या उसे किसी अपराध के लिए पूर्व दोष सिद्ध किया गया था, ये मना करता है। उसके पूर्व दोष सिद्ध का साक्ष्य दिया जाता है तो ये साक्ष्य अग्राह्य होगा। आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। लोक दस्तावेज को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साबित किया जा सकता है प्रमाणित प्रतिलिपि के द्वारा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63। किसी अपराध को सिद्ध करने का भार निम्न में से किस पर होता है?
तो अभियोजन पर होता है। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, सत्य कथन को चुनना है। विबंध का सिद्धांत केवल दीवानी मामलों में ही लागू होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 जो कि विबंधन के सिद्धांत के बारे में बताती है, सिर्फ और सिर्फ दीवानी मामलों में ही लागू होती है। तो आंसर ये सही है। इस क्वेश्चन है 65, साक्ष्यों की परीक्षाओं का सही क्रम क्या है? तो पहले मुख्य परीक्षा होती है, फिर प्रति परीक्षा और फिर पुनः परीक्षा होती है। तो पहला मुख्य परीक्षा, दूसरा और फिर प्रति परीक्षा पहला और पुनः परीक्षा तीसरा। तो आंसर बी सही हो जाएगा कोर्ट की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित में से कब नहीं दिया जा सकता है? आंसर सी, जबकि मूल एक निजी दस्तावेज तथा उस पक्षकार के कब्जे में है जो उसकी अंतर्वस्तु को प्रमाणित करना चाहता है, तब द्वितीयक साक्ष्य नहीं दिया जा सकता है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, साक्ष्य अधिनियम में प्राण न्याय या पूर्व न्याय सुसंगत है? धारा 40 में। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, एक अविवाहित महिला जो कि अपने नवजात बालक को हत्या कारित करने की अभियुक्ता थी, उसे पुलिस अभिरक्षा में परीक्षण डॉक्टर के पास भेजा गया। जब उसका डॉक्टर द्वारा परीक्षण किया जा रहा था तब उसने अपराध संस्वीकृति किया। पुलिस कांस्टेबल उस कमरे के बाहर खड़े रहे जहां ए का परीक्षण चल रहा था। ये संस्वीकृति अग्राह्य होगी धारा 25 के अंतर्गत। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक संस्वीकृतियां सुसंगत होती हैं, उन्हें साबित करने की प्रस्तावना करने वाला पक्षकार ये दर्शित ना कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वे हकदार है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70, ए लंबे समय से एक भूमि के आधिपत्य में था, वह बी द्वारा अपने पक्ष में 35 वर्ष पूर्व संपादित एक विक्रय पत्र प्रस्तुत करता है। ऐसे मामले में न्यायालय ये उपधारित कर सकता है कि यह सम्यक रूप से संपादित एवं अनुप्रमाणित था। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन हुआ था, तो 1 सितंबर 1862। ये गलत है, जबकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन 1 सितंबर 1872 को हुआ था, जो कि इसमें से किसी में नहीं दिया है। तो आंसर डी सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 ये उपबंधित करती है कि प्रत्येक दस्तावेज जो कि सरकारी गजट होना तात्पर्य है कि मौलिकता न्यायालय द्वारा उपधारित की जानी चाहिए। क्या इसका अर्थ ये है? आंसर डी है, न्यायालय को उसकी मौलिकता सिद्ध हुई माननी चाहिए जब तक कि वे नासाबित नहीं कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, मृत्युकालीन कथन ग्राह्य होते हैं दीवानी और दांडिक दोनों मामलों में। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, सक्षम न्यायालय के निर्णय, आदेश या आज्ञप्तियां वे जो कि कुछ कथन करते हैं उसका कभी भी निश्चायक सबूत नहीं होते हैं। वे जो कथन करते हैं उसका हमेशा निश्चायक सबूत होते हैं, भी गलत। वे जो कुछ कथन करते हैं उसका हमेशा तब तक निश्चायक सबूत होते हैं जब तक कि साबित ना हो कि वे कपट द्वारा प्राप्त किए हैं, भी गलत है। वे जो कथन करते हैं उसका कुछ विषयों के लिए निश्चायक सबूत होते हैं और कभी कभी केवल सुसंगत साक्ष्य परंतु निश्चायक सबूत नहीं होते। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, एक चोरी के तत्काल बाद ए के आधिपत्य में माल पाया जाता है तब न्यायालय उपधारित कर सकेगा कि वे चोर था या चुराए गए माल का प्रापक था या प्राप्त करने वाला था। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, ऐसे व्यक्ति जिसे दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने हेतु बुलाया गया है और ये प्रस्तुत करता है उसका। आंसर सी, प्रतिपरीक्षण केवल तभी किया जा सकता है जब उसे साक्षी के तौर पर बुलाया गया हो, अन्यथा उसका प्रतिपरीक्षण नहीं किया जाएगा। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 77, तथ्य नासाबित का अर्थ है कि न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विवाहित स्थिति के दौरान में पति द्वारा पत्नी को ये बताया गया कि यह गृह भेदक है, क्या ये सही है कि पत्नी उस संसूचना को किसी को भी प्रकट नहीं कर सकती है? आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पक्षकार अपने ही साक्षी से। आंसर बी, ऐसे प्रश्न केवल तभी पूछ सकता है जबकि न्यायालय की अनुमति से। धारा 154 के अंतर्गत होस्टाइल होने के मामले में ही न्यायालय की अनुमति से पक्षकार अपने साक्षी से प्रश्न को पूछ सकता है। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अधीन बालास संघ के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा 16 वर्ष से अधिक आयु की महिला के साथ मैथुन करना प्रमाणित हो जाता है और ये प्रश्न है कि क्या ऐसा उस महिला की सम्मति के बिना किया गया जिससे कि बालास संघ किया जाना अभिगतित है और वे स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, तब क्या ये कहना सही है? न्यायालय ये उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी। आंसर ए सही है। धारा 114 बी के अंतर्गत भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, यह तथ्य जिसकी न्यायालय न्यायिक नोटिस लेगा अंतर्गत धारा 57 साक्ष्य अधिनियम उसे निश्चयक रूप में प्रमाणित माना जाएगा। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, एक मूल विक्रय पत्र के छायाचित्र एक ही यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किए गए हैं, क्या यह कहना सच है? प्रत्येक छायाचित्र दूसरे छायाचित्र की विषय वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मृत्युकालीन कथन अंतर्गत धारा 32 साक्ष्य अधिनियम साक्ष्य में ग्राह्य है।
उस स्थिति में भी जबकि वे पुलिस अधिकारी से किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, साक्ष्य विधि है। साक्ष्य विधि भूतलक्षी प्रभाव रखती है और प्राकृतिक विधि है, तो आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, न्यायालय निम्नलिखित का न्यायिक नोटिस नहीं लेगा। आंसर बी, ऐसा तथ्य जो न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में है उनका न्यायिक नोटिस नहीं लिया जाएगा। बाकी न्यायालय के अधिकारियों एवं सदस्यों के नाम के न्यायिक नोटिस लिए जाएंगे उन सब अधिवक्ताओं का जो कि उसके समझ उपन्यात होने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं, भूमि मार्ग के नियम के, इन सभी के न्यायिक नोटिस लिए जाएंगे। जबकि आंसर बी सही है, ऐसे तथ्य जो कि न्यायालय के प्रभारी न्यायाधीश के व्यक्तिगत ज्ञान में होंगे उनका न्यायिक नोटिस नहीं लिया जाएगा। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86, स्वतंत्र भारत के संविधान का रचयिता किसे कहा जाता है, तो आंसर डी, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, भारत की संविधान सभा के गठन का विचार कहाँ निहित था, कैबिनेट मिशन योजना में। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, संविधान की उद्देशिका तथा अन्य प्रावधानों के बीच कोई टकराव उपस्थित होने पर कौन दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण होगा। आंसर बी, अन्य प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, हमारे संविधान की उद्देशिका में किया गया दृढ़ संकल्प किसके नाम से किया गया है, तो भारत के लोगों के नाम से किया गया है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार निहित है, संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91 है, नए राज्यों के गठन अथवा राज्यों के क्षेत्रों तथा सीमाओं में परिवर्तन करने के अधिकार कहाँ से प्राप्त किए गए हैं, अनुच्छेद 246 के अलावा संविधान से प्राप्त किए गए हैं। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, संविधान के अनुच्छेद 12 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से क्या एक राज्य है, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान और भारतीय तेल निगम, दिल्ली उच्च न्यायालय, तो आंसर सी सही है, भारतीय तेल निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत एक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, निम्नलिखित में से क्या मूल अधिकारों के परिवर्तन के प्रयोजन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है। आंसर डी, भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से देश के शासन का मूलभूत आधार है, तो देश के शासन का मूलभूत आधार राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में प्रावधानित किया गया है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रवर्तन निर्भर करता है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96, भारत के संविधान के अंतर्गत हमारी मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना एक मूल कर्तव्य है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का हिस्सा है किंतु उसके महाभियोग की प्रक्रिया में भागीदारी नहीं करता है। आंसर सी, राज्यों की विधानसभाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं। आंसर डी, संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, राज्यों को लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं। आंसर बी, उनकी जनसंख्या के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए, तो लोकसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में आपने बिहार एपीओ से संबंधित मॉडल टेस्ट पेपर 8 को अच्छे से समझा होगा, जो कि साथ साथ बिहार सिविल जज एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, इसके अलावा अन्य एग्ज़ाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अदर्स मॉडल पेपर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध मिल जाएंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो यदि आप और कुछ जानना पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।